नमस्कार। आज की कानूनी चर्चा का विषय है भारत में आपराधिक मामलों के संबंध में भारतीय दंड संहिता के विशेष प्रावधान और भारत में आपराधिक मामलों में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू हैं उसके संबंध में चर्चा की जा रही है। भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 का कानून है, जिसमें 23 अध्याय हैं और 511 धाराओं का विवरण है। भारतीय दंड संहिता में अपराधों का विवरण दिया है और उनकी परिभाषा बताई गई है और उनके लिए दिए जाने वाले दंड का प्रावधान बताया गया है। भारतीय दंड संहिता में प्रस्तावना, साधारण स्पष्टीकरण, शब्दों व अपराधों की परिभाषा, कौन सी बात दंड होगी, कौन सी बात अपराध होगी, कौन सी बात दुष्प्रेरणा होगी, कैसे आपराधिक षड्यंत्र होगा, लोक प्रशांति प्रभावित करने वाले अपराध, बलवा, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, लोक न्याय, मिथ्या साक्ष्य, सिक्के, स्टाम्प, बाटों, लोक स्वास्थ्य सुविधा, शिष्टता, सदाचरण, न्यूसेंस, लोक मार्ग पर किस तरीके से वाहन चलाना, असावधानी से वाहन चलाना, अश्लील प्रकाशन कार्यकलाप, धर्म से संबंधित विषय, मानव शरीर से संबंधित मुद्दे, अपहरण, लूट, मारपीट, यौन अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध, चोरी, लूट, डकैती, दस्तावेज से संबंधित अपराध, संपत्ति चिन्ह, करेंसी नोट, सेवाओं संविदाओं के आपराधिक भंग से संबंधित अपराध, विवाह से संबंधित अपराध, क्रूरता, दहेज की मांग और अन्य यौन अपराध, मानहानि, अपमान की धमकी, अपराध के दुष्प्रेरण के प्रयत्न, इस तरीके के मुद्दों को इसमें समाहित किया गया है। भारतीय दंड संहिता एक सार्वभौम कानून है, जिसे सब्सटेंटिव कानून भी कहा जाता है। प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। भारतीय दंड विधि के जो प्रावधान है वो सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होते हैं। अन्य विधि से संबंधित कोई प्रावधान हो तो उन्हें उस तरीके से लागू किया गया होगा, उस तरीके से माना जाएगा। भारतीय दंड विधा में जो उपबंधों का इंटरप्रिटेशन किया गया है या अर्थान्वयन किया गया है, तो उसके संबंध में जो मूल मार्गदर्शन नियम सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या उपबंधों की प्रकृति की और अर्थ के अनुसार ही ली जाएगी। राज्य किसी बात को निषिद्ध करने का आदेश देता है, उसमें व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और विधि में क्या स्थिति है, इसको स्पष्ट करने की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। एक व्यक्ति से साधारण और सामान्य समझदारी से काम करने की अपेक्षा की जाती है। स्पष्ट बिना किसी विवाद के जब विधि की भाषा या टर्म्स अस्पष्ट या असंदिग्ध हों, तब अंग्रेजी विधि सिद्धांतों का उपयोग भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में किए जाने का प्रावधान है। इसके प्रावधानों का निर्वचन कड़ाई से किए जाने का भाव है, जिससे सद्भाव और ईमानदारी से विचारण और अर्थ निकाले जाएं, यह मंशा है। भारत में जो भी कानूनी प्रावधान हैं, उनकी स्थिति यह है कि कोई भी अर्थ अभियुक्त के पक्ष में होगा, उसे पहले माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप आचरण और जो भी व्यवहार हैं और अपराधों की
जांच की प्रक्रिया और विचारण की प्रक्रिया है, उसके संबंध में व्याख्या की गई है। भारत में ऐसा माना जाता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें निर्दोष व्यक्ति जिनका मामला उनके सामने है उन्हें दोष मुक्त करना चाहिए, और यदि व्यक्ति दोषी है तो उन्हें दंडित करना चाहिए। यह उनका लोक कर्तव्य है। उन्हें अपने व्यक्तिगत ज्ञान और जानकारी का उपयोग मामले में नहीं करना चाहिए। मामले में कोई भी संदेह हो उसका लाभ, यदि युक्ति संदेह है तो अभियुक्त के पक्ष में दिया जाना चाहिए। और किसी भी आपराधिक मामले में अभियोग अर्थात आरोप जो अभियुक्त ने अपराध किया है उसको प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर होता है। भारत में जो मामले होते हैं, जो अपराध होता है उसको सार्वजनिक रूप में माना जाता है और इसका संचालन राज्य के द्वारा किया जाता है। जब राज्य की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो जो पीड़ित पक्ष होता है वो परिवाद पेश करके न्यायालय से फरियाद करता है। तो उस स्थिति में अभियोगी का काम फरियादी के द्वारा किया जाता है, और वो भी बड़े मामलों में जब अपराध सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणीय होता है तो मामला कमिट होने के बाद उसका विचारण जैसे राज्य के मामले होते हैं उसी तरीके से किया जाता है। भारत में एक झूठ में सब झूठ वाली बात लागू नहीं होती। फाल्सस फाल्सस ओमनिबस इज नॉट अप्लाई इन इंडिया। अब बात यह है कि चार्ज के स्तर पर भारत में अभियुक्त को सफाई पेश करने का अधिकार नहीं है, और भारत में भारतीय दंड संहिता के जो बंद हैं वो लागू होंगे। कोई अधिसूचना या सरकारी नियमों से वे प्रभावित नहीं होंगे, और अभियुक्त के पक्ष में कोई भी संदेह हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा, और किसी बात के संबंध में अभियुक्त के आचरण का युक्ति स्पष्टीकरण उसके द्वारा दिया जाता है तो वो स्वीकार योग्य होता है, जब तक यह ना दर्शित हो रहा हो कि उसके द्वारा झूठी बातें कही गई हैं। भारतीय दंड विधान का निर्वचन भविष्यलक्षी है। जब तक कि जो संशोधन या बाकी चीज़ें हों उनका स्पष्ट रूप से भूतलक्षी घोषित होने के संबंध में ना हो, क्योंकि अपराध के संबंध में कोई भी जो संशोधन होते हैं तो उन्हें भविष्यलक्षी ही घोषित किया जाता है। सामान्यतः साक्ष्य विधि में जरूर कुछ प्रावधान रहते हैं जो भूतलक्षी घोषित होते हैं। भारतीय दंड विधि अपराधों के विचारण, अन्वेषण, जांच के संबंध में जो भी प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार होते हैं, और किसी अन्य विशेष स्थानीय विधि के संबंध में स्पष्ट विशेष प्रावधान हो तो वो उस तरीके से लागू होते हैं। भारत में जो मामले होते हैं खुले न्यायालय में सुने जाते हैं, किंतु बलात्कार के संबंधित अपराधों का विचारण बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रभाव की बात आती है तो उसके संबंध में स्पष्ट स्थिति है कि स्थानीय स्थल जहां अपराध किया गया है और जहां पे मामले का विचारण हो रहा है तो उस तरीके से जो भी विधि लागू होगी उसके तरीके से मामले का विचारण किया जाएगा। अब बात उठती है कई बार कि अपराध और अपकृत अर्थात टॉर्ट में क्या अंतर है। अपराध जो है वो एक संपूर्ण समाज के के उसमें जो कृत्य होता है जो शासन द्वारा निषिद्ध होता है उसे कहा जाता है, और अपकृत एक विशेष अपराध होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नुकसान या हानि होती है, और उसमें जनरली सिविल क्लेम होते हैं। विशेष स्थिति में
अलग अलग स्थिति अनुसार प्रावधान हो सकते हैं अन्य विधि के तहत भी। अब बात उठती है कि अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो उसमें बात यही रहती है कि अपराध के गठन के संबंध में साधारण क्या बातें होती हैं, व्यक्ति का आशय क्या है, उसका हेतु क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी तैयारी क्या थी, तथ्य विषय क्या बातें थीं, कानून विषय कोई भूल थी या क्या था, ये सब मुद्दे इसमें विचारणीय होते हैं। अब बात उठती है कि भारत में जो हथकड़ी या बेड़ी या अन्य कष्टकारी जो बाधाएं वगैरह रहती हैं जो अपराधियों के बारे में थी, तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि साधारण अपराधियों के खिलाफ हथकड़ी और बेड़ी का उपयोग नहीं किया जाए। विशेष परिस्थितियों में जब गंभीर अपराधी हो, उसके भागने की संभावना हो या कोई अदालत जाने आने या रास्ते में कोई अपराध करने की संभावना हो, तो उन स्थितियों में जेल अधीक्षक से या अदालत की अनुमति से जो भी आवश्यकता हो हथकड़ी की, उसका उपयोग किया जा सकता है। अब भारत में जो मामलों की सुनवाई की स्थिति है, तो स्पष्ट है कि मामलों का विचारण सामान्य रूप से रिजु विचारण होना चाहिए। खुले न्यायालय में विचारण का अधिकार अभियुक्त को है, जिसका प्रावधान धारा 327 दंड प्रक्रिया संहिता में है। अभियुक्त को उसके मामले के शीघ्र विचारण का निर्णय पाने का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बताया गया है। और आपराधिक विचारण में लंबी अवधि तक अपराधी को यदि निरुद्ध रखा जाता है जेल में, तो उसे जमानत के संबंध में अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश के अधीन दिया जाता है या जमानत के प्रावधानों के तहत जमानत दी जाती है। और विशेष स्थितियों में यदि अपराध में जितनी सज़ा होना है उससे ज़्यादा लंबी अवधि से अभियुक्त निरुद्ध है, तो बिना विचारण के भी समाप्ति का आदेश उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो भारत में जो अपराध के संबंध में अपराध विधि अर्थात भारतीय दंड संहिता का प्रावधान जो बताया गया है, उसके मुख्य मुद्दों की यहाँ पे मैंने चर्चा की है। अब जो पढ़ने वाले लड़के हैं या नए वकील हैं या विधि के संबंध में जिनको रुचि है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो अदालत को भी लागू होती हैं और जजों को भी इस बात का बार बार ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अपराधी के निर्दोष होने की अवधारणा की जाती है जब तक उसके खिलाफ विचारण होके निर्णय नहीं हो जाता, और अपराधी को किसी भी स्थिति में युक्त संदेह के लाभ का अधिकार होता है। यदि कोई मामला अपवादों के तहत है जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है, तब भार उस पर होता है। ऐसे ही जो मामले में गवाह होंगे, कौन व्यक्ति गवाह हो सकता है, क्या प्रक्रिया है, इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। तो आज की चर्चा में भारतीय दंड संहिता के संबंध में और साधारण कानूनी स्थिति के संबंध में एक चर्चा की गई है, और अगले वीडियो में जो विशेष प्रावधान है भारतीय दंड संहिता के और जो लाभ विद्यार्थियों के विभिन्न एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे और उनके कानूनी ज्ञान के लिए ज़रूरी होंगे और नए अधिवक्ताओं के लिए ज़रूरी होंगे, उसकी चर्चा उसमें अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की चर्चा के लिए इतना ही विषय रखा है। नमस्कार। अगर आपको आज की चर्चा के संबंध में और कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, उस पर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।